Hello everyone. So today in this video we are going to do the 30 most repeated physics question for class 10 boards which are categorized by the chapter, and these are the most repeated and appeared questions in the previous 10 years. करना क्या है, आप लोगों को मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन दिखाई देगा, वीडियो को स्टॉप करिए, सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ आंसर को मैच करिए. सो दीज आर गोइंग टू बी योर फाइनल प्रिपरेटरी वीडियो. चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है लाइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं. पहला तो क्या करना है, हमें कॉनकेव मिरर बनाना है. लाइक दिस यू नो कि कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस. द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम. देखो, जब भी ना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आप रखते हैं तो जो फर्स्ट रे पैरेलल होती है वो कहाँ से जाती है, वो जाती है फोकस से. ठीक है, जो सेकंड रे होती है वो कहाँ से जाती है, वो जाती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे मिरर पे इंसिडेंट होती है वो अपना पाथ ट्रेस बैक करती है. क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली फॉल करती है उस पर. तो अब यहाँ पे तो देख रहे हो ना, यहाँ पे कहीं भी इमेज नहीं बन रही. देन व्हाट वी हैव टू डू, हम इसके बैक साइड में इन रेज को एक्सटेंड कर देते हैं और जहाँ पे भी ये इंसिडेंट होंगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा. सो इफ ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, देन ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, आपकी इमेज हो जाएगी. काइंडली इग्नोर द लाइनिंग, है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में नहीं बना पाई हूँ, पर आप पेन पेंसिल और स्केल से काम करिएगा. चलिए सेकंड पे आ जाते हैं. सेकंड हमें क्या बनाना है, दोबारा से कॉनकेव मिरर हमें लेना है, राइट. चलो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना लें. प्रिंसिपल एक्सिस विद द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. अब हमें क्या करना है, अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. लेट द ऑब्जेक्ट इज ए बी. फर्स्ट रे पैरेलल जो होगी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी. ठीक है, सेकेंड रे हमने क्या पढ़ा है कि वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकती है, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सेकेंड रे को फोकस से ले जाते हैं. जो सेकेंड रे फोकस से जाती है वो कहाँ से वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो पैरेलल हो गई. अब आप जहां पे भी दो रे आपस में कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पे हमारी बन जाएगी इमेज. इट विल बी ए डैश बी डैश. तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका दोनों का साइज सेम हो जाता है. ये आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो चलो इमेज बनी कैसे है, देखो फर्स्ट केस में, ए केस में तो इमेज कैसे बनी है, इट इज बिहाइंड द मिरर, है ना. देखो मिरर के पीछे की साइड बनी है, तो फर्स्ट आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इट इज लार्जर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड. ठीक है, इनलार्ज्ड इमेज बनी है, बहुत बड़ी इमेज बनी है देन द ऑब्जेक्ट, राइट. अब आप आ जाओ, इसमें इमेज कैसे बनी है, देखो जो फ्रंट में ही बनती है ना, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बनती है, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज. रियल इमेज जो होती है हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, हमेशा याद रखना. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है. ठीक है, तो ये जो दो रे डायग्राम है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब पेपर में आएगा ऐसे ही फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करोगे, स्केल के साथ ड्रॉ करोगे, अच्छी तरीके से ड्रॉ करोगे. आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. ठीक है, लाइट एंटर कहाँ से करती है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है. चलो हम ड्रॉ एक बार करके देख लेते हैं. एन एन डैश ये हमारा एयर है, दिस इज द ग्लास. ठीक है, दो हमने मीडियम ड्रॉ कर दिए. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, कहाँ पे, ग्लास में. तो एयर तो है हमारा रेयरर मीडियम, है ना, रेयरर मीडियम, और ग्लास है हमारा डेंसर मीडियम. जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है. नाउ हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of air
with glass is how much 1.50. ठीक है, चलो now what is the speed of light in the glass? हमें पूछा है speed of light in glass कैसी होगी, तो फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हमें दिया गया है, इट इज 1.50, ये रहा, ठीक है। नाउ फॉर्मूला इज refractive index of glass is equal to speed of light in the air या vacuum to the speed of light in the medium, बस यही लिख रहे हैं और हो गया हमारा आंसर। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑल तो कभी कभार नहीं दी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो हमें क्या निकालना है, हमें Vg निकालना है, Ng ऑलरेडी हमारे पास है, चलो हम Ng की तो चलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख देते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, which is equal to speed of light in glass 3 into 10 to the power 8 divided by 1.50, which will come out to be 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मेरे साथ सॉल्व जिसने कर लिया है मुझे कमेंट करके बताना किस किस का सही आंसर आया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लेंस फॉर्मूला के ऊपर है ये न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपका लेंस फॉर्मूला पे तो जरूर आएगा, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला जो होगा उसको ध्यान से लिखना। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, वॉट एवर इज गिवन दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, इस प्लेस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस है ये कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की है 10 सेंटीमीटर। अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस या मिरर फोकल लेंथ के आगे पॉजिटिव लगेगा, अगर कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसको याद कर लो तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से है 15 सेंटीमीटर, एंड वी नो ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेंस या मिरर उनके सामने होता है तो इसके आगे हम हमेशा माइनस लगाते हैं, हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आगे माइनस ही लगेगा, ठीक है। फाइंड द नेचर, हमें नेचर निकालना है, राइट, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखिए, हाफ मार्क्स का होगा 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f, ठीक है, ये क्योंकि लेंस का है इसलिए माइनस होगा, राइट। तो लोग सॉल्यूशन निकालें, 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f, ठीक है, ये इधर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 1 ओवर u, 1 ओवर u सॉरी v इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ है 10 प्लस 1 ओवर u कितना है माइनस 15। Now 1 over v is equal to 1 over 10, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 1 over 15, एल तो एलसीएम हमारा आ गया 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। नाउ 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, दिस इज 1 ओवर v, है ना, 1 ओवर v हमारा इतना आ रहा है, यानी कि 1 ओवर 30 आ रहा है, तो v कितना हो जाएगा, इट विल बी प्लस 30 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गया हमारा इमेज का डिस्टेंस। नाउ अब देखो इमेज आपकी बनी कैसे है, ये पॉजिटिव है, राइट, यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो पॉजिटिव यानी कि ये आपकी इधर की साइड बनी, क्योंकि जो भी हम राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, आपकी इमेज इधर कहीं बनी है, इट मीन्स ये आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, ऑब्जेक्ट आपका प्लेस था -15 पे, फोकल लेंथ मानते हैं हम ये रही, फोकल लेंथ आपकी अगर 10 सेंटीमीटर थी और तो आपका वो 2f कितना हो जाएगा, ये आपका था 20, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका इसके इन बिटवीन प्लेस्ड है, राइट। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो आपकी जो इमेज होती है वो बियॉन्ड 2f1 बनती है, कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज बनी है, मैग्नीफाइड इमेज बनी है, ठीक है। चलो अब हम इसका निकाल लेते हैं कि आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना है, तो चलिए वो भी निकाल लें एक बार फटाफट से।
तो हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया +30 सेंटीमीटर। चलिए मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज V ओवर U, राइट, इज इक्वल टू V हमारा आया है +30, U इज -15, सो इट इज इक्वल टू -2, राइट। इमेज का साइज कितना है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, so magnification into height of object, यही होगा हमारा height of image, which will be equal to -2 into height of object हमारा कितना है, it is 5। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, राइट। 2 5 -10 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द इमेज। अब हमें माइनस जो लगा हुआ है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, वो उल्टी है, ठीक है। तो इससे हमें रिजल्ट, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज हमारी कैसी है, इमेज हमारी रियल, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। इट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट देखो 5 सेंटीमीटर था और इमेज 10 सेंटीमीटर, मतलब इमेज बड़ी है देन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। ये लेंस है, इसकी यहाँ पर है, दूसरी साइड अदर साइड है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is of mirror formula. An object is placed at distance of 10 cm from convex mirror. Object distance हमेशा ही नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि इस तरीके से ये वाला मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ के आगे प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। कॉन्वेक्स के आगे मैंने आपको बोला है चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, लगता है पॉजिटिव, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो चलो पहले तो हम लिख लेते हैं मिरर का फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला इज 1 ओवर v plus 1 over u is equal to 1 over f. This is our mirror formula. Now इमेज निकालना है, v is equal to 1 over f, इसको ले आओगे इधर तो हो जाएगा -1 over u। 1 over v is equal to 1 over फोकल लेंथ हमारी है +15 -1 over u है हमारा -10, राइट। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ प्लस और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 over v इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा आ जाएगा 150, 15 टेंसा एंड 10 15 राइट। 1 over v इज इक्वल टू 25 over 150, तो v कितना हो जाएगा 150 over 25, 5 5 25, 5 3 15 and 0 5 1 5 5 6 30, सो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया +6 सेंटीमीटर, राइट। तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, ये बन रही है +6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ इधर बन रही है। एंड वी नो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी बनती है एंड बिहाइंड द मिरर ही बनती है। तो आई होप आपका ये आंसर भी सही हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ रिफ्रैक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो चलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। ये तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन वी हैव अनदर लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपको क्वेश्चन भी आते हैं। दिस इज रेशियो ऑफ साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कई बार इसकी डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, तो इसको आप ढंग से करोगे। इसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर के आपको यूजेस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका ये यूज क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज है आपका, इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर, है ना। रियर व्यू मिरर यानी कि जो आपके व्हीकल्स हैं, आपकी जो कार है या आपकी मोटर बाइक है, स्कूटर है, ठीक है, उसके साइड में जो मिरर होते हैं ना, पीछे देखने के लिए होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। एंड इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। एंड व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर? देखो, एक तो ये ना वाइडर व्यू देता है, ठीक है, वाइडर व्यू देता है, आप काफी दूर दूर तक देख सकते हो, और हमेशा ही इरेक्ट इमेज देता है, सीधी इमेज दिखती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं व्हीकल्स में। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। तो जितने भी आपके यूजेस हैं कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, ये आप याद करोगे। कॉनकेव का क्या यूज होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, है ना। मतलब कॉनकेव के कितने यूजेस होते हैं? बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। Now the next question is of the lens power. Define one diopter of power of a lens. One diopter is the power of lens having focal length of 1 meter, है ना। One diopter is equal to 1 meter. मीटर में हम क्या लेते हैं? फोकल लेंथ लेते हैं। तो वन डायोप्टर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वन डायोप्टर इज द power of the lens having focal length 1 meter। ठीक है, इसको अपने आप से लिख लेना। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर्स। तो हमें पावर निकालनी है, फोकल लेंथ है 2 मीटर्स। नाउ फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीटर्स में दिया हुआ तो बड़ा आसान हो गया। पावर इज इक्वल टू 1 ओवर किसकी है? कॉनकेव की। कॉनकेव यानी कि इसके आगे लगेगा माइनस, -2 इज इक्वल टू ये आपकी हो जाती है -0.5 डायोप्टर। ठीक है, पावर डायोप्टर में कब आती है? जब आप फोकल लेंथ को मीटर में लेते हो। तो जब आप लेंस फॉर्मूला से या मिरर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालते हैं ना, रिमेंबर वो सेंटीमीटर में होती है, तो उसको हमेशा ही आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है। इस चीज को ध्यान रखना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। Rectangular glass slab. Draw a labeled diagram showing the path of light through the glass slab. Prove angle I is equal to एंगल E। मतलब इंसिडेंस का एंगल इमरजेंस के एंगल के इक्वल होता है। चलो पहले तो हम ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब को नाम दे दो, लेट इट बी से PQRS। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी नाम देते हैं N डैश। दिस इज द इंसिडेंट रे। अब अगर ये एयर है और ये ग्लास है, तो मतलब रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज R1। ठीक है, अब दूसरे सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी, लेट इट बी M डैश। ठीक है, अब देखो ये ग्लास से कहाँ जा रही है? एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, राइट। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये एंगल कहलाएगा आपका अगेन R2, इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए इसके आगे चलते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है। नाउ एट द फर्स्ट इंटरफेस, एट फर्स्ट इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस क्या है? एयर और ग्लास का जो आप इंटरफेस देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम इसको लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन R1, है ना। ये रहा I और ये रहा R1, राइट। नाउ एट सेकेंड इंटरफेस, जो कि है ये ग्लास और ये एयर का, है ना, ये ग्लास और ये एयर का, ये सेकेंड इंटरफेस है, ग्लास एंड एयर का। ठीक है, नाउ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो 1/n इज इक्वल टू साइन R2
ओवर साइन ई, क्योंकि ये है R2 और ये है E, ठीक है। चलो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन E ओवर साइन R2। नाउ एज वी नो, ये जो हमारे ग्लास स्लैब है इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, तो जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे यानी R1 R2 वो भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर alternate interior angles R1 is equal to R2, right? Therefore हम लिख सकते हैं sin I over sin R1 is equal to sin E over sin R1, ठीक है। sin R1 is equal, therefore sin I is equal to sin E, ठीक है। hence proved angle I is equal to angle of emergence, right? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इट इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कर लिया है कंप्लीट। आवर सेकंड चैप्टर इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें फोकस क्या करना है, विजन ऑफ डिफेक्ट्स पे विजन आपको फोकस करना है, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया के रीजंस क्या हैं और उनको करेक्शन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आई का जो डिफेक्टिव और करेक्टिव डायग्राम है वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर तुम PYQs उठा के देखोगे तो तुम्हें हर बार ही कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो चलो एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी कर लेते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 5 मीटर। तो भाई एक पर्सन है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्लियरली नहीं देख सकता ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 5 मीटर, 5 मीटर के बाद नहीं देख सकता। तो ठीक है, पहले तो हमेशा आइडेंटिफाई करा करो कि उसको प्रॉब्लम क्या है, क्या उसको मायोपिया है या फिर उसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो देखो बियॉन्ड नहीं देख सकता ना, मतलब उसको देखना तो चाहिए था इंफिनिटी तक, पर वो नहीं देख पा रहा है। इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम होता है विच इज नियर साइटेडनेस, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेम द डिफेक्ट, स्टेट 2 कॉजेज ऑफ मायोपिया क्यों हो जाता है। पहली बात तो देखो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस हो जाएगा, ठीक है। लेंस का कर्वेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो मायोपिया हो जाएगा। सेकंड, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेट हो जाती है आई बॉल, उसकी वजह से भी मायोपिया हो जाता है। ये इसके दो कॉजेज हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस करेक्शन, तो इसके आपको दो रे डायग्राम्स करने हैं, कौन से, करेक्टिव एंड डिफेक्टिव। तो इसके दो रे डायग्राम्स भी आपको करने हैं करेक्टिव एंड डिफेक्टिव के, तो वो तुम खुद से बना लेना, अपनी एनसीईआरटी खोलो और सेम डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपरमेट्रोपिया वर्सेस मायोपिया, डिफरेंशिएट बिटवीन नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। तो यहाँ पे भी डायग्राम्स मांगे गए हैं, तो तुम्हें दोनों के करेक्टिव एंड डिफेक्टिव डायग्राम्स बनाने हैं। आई होप तुम एनसीईआरटी से इतना तो कर ही सकते हो, एनसीईआरटी खोलो और फटाफट से इसका प्रैक्टिस कर लो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्पर्सन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म एंड लेबल द कलर्स, राइट। नाउ दिस इज द ग्लास प्रिज्म। फर्स्ट रे ऑफ लाइट जब आती है इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही ये एक पॉइंट पे इंसिडेंट होगी इट विल स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, राइट। इस फिनोमेना का हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट side of the glass prism PR, it will come out, right, and it will form spectrum of 7 colors on the screen. इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। अब कलर्स कैसे हैं, नीचे से ऊपर तक VIBGYOR, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होगा दैट इज रेड और जो सबसे नीचे है वो है वायलट। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, वेवलेंथ जो होती है रेड की सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी लीस्ट होती है। वायलेट की वेवलेंथ लीस्ट होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, मतलब इनवर्स
है, ठीक है। तो एक चीज याद कर लो, वो क्या है, आप याद कर लोगे वेवलेंथ। कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है, बिकॉज देखो जो कलर्स है ना व्हाइट लाइट में, जो 7 कलर्स है उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है, या आप कह सकते हो उनकी स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए वो डिस्पर्स हो जाते हैं व्हेन दे एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम ऑफ द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो चलो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनबो फॉर्मेशन, अगेन ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यूज में कई कई बार देखने को मिलेगा। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जब एक व्हाइट लाइट हमारे वाटर के ड्रॉपलेट से इंसिडेंट होती है, जो सन की रेज आ रही है, ठीक है, ये सन की रेज है, लेट अस से कि ये पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है ना, ये ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। तो ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा था, उसमें जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम पे फॉल करती है तो वो हो जाती है स्प्लिट, है ना, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ पॉइंट पी पे, उसके बाद क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अपोजिट साइड अगर हम इसको ओ बोले, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। याद रखेंगे ये पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एमसीक्यू में पूछा गया है। इसके बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी और पॉइंट से क्यू तक पहुंची, यहां से सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और जब ये रेज बाहर की साइड आएंगी तो आपकी जो ब्यूटीफुल आईज है इसको देख पाएंगी एज अ रेनबो, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द रेनबो, ठीक है। तो सनलाइट एंटर्स अ रेन ड्रॉप एंड अंडरगोज रिफ्रैक्शन, बेंड्स and split, and then total internal reflection, bounces of the back of the drop, and finally refraction as it exists, ठीक है। तो ये points आप point wise लिखेंगे and you will get the full marks. The next question is of atmospheric refraction. Why do stars twinkle but planets do not? देखो stars twinkle क्यों करते हैं, because stars are very very far, they are the point source, है ना, वो point source होते हैं। now देखो अर्थ जो है स्टार से बहुत ज्यादा दूर है, और जब स्टार से अर्थ की तरफ स्टार की लाइट आती है, इट हैज टू पास थ्रू मेनी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो माना ये फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्या होगा, एन डैश हम अगर बनाते हैं, तो जैसे जैसे आप स्टार से एयर की नीचे हमारी अर्थ की तरफ आते हो, ऊपर तो एयर जो है वो रेयरर है, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आते हो डेंसर हो जाती है एयर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बार बार हर लेयर से गुजरते हुए बार बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें ये फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है जिसकी वजह से जो स्टार की पोजीशन है ना, वो हमें थोड़ी सी ज्यादा ऊपर भी दिखाई देती है। आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, स्टारलाइट कम्स फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक layers, there is change in the refractive index, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, starlight comes from very far from the point source as it passed from the different layers of the atmosphere, ये एक हो गया, और फिर it undergoes change in the refractive index, the path of light varies causing the star position and brightness to fluctuate, ठीक है। तो ये आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये मतलब ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं लगता। आपको पता होगा जो स्टार्स होते हैं सिर्फ वही ट्विंकल करते हैं, while planets do not twinkle because they are extended sources, ठीक है। एक्सटेंडेड सोर्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है। द फ्लक्चुएशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स कैंसिल ईच आउट, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट सोर्स से फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस इट नलीफाई द इफेक्ट, है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, अगर एक साइड तो दूसरी साइड डल लाइट है, तो फाइनली ये क्या कर देता है, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। दैट इज व्हाई वी डोंट सी प्लैनेट एज फ्लक्चुएटिंग या ट्विंकलिंग, ओके।
चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू टू एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ। देखो हमें स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है, रेड ग्रीन ऐसे क्यों नहीं दिखता? बिकॉज देखो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल स्मॉल हैं, तो वो जो लेस वेवलेंथ होती है उसी को स्कैटर करते हैं, ठीक है, पहली बात तो इसको ध्यान रखिए। Now, air molecules are smaller than the wavelength of the visible light. They scatter the shorter blue wavelength more strongly than the red. They scatter blue light enters our eyes. ठीक है, तो air molecules छोटे, they scatter wavelength which is less, which is blue in color. तो वो उसकी स्कैटरिंग होती है, इसलिए हम स्काई को ब्लू देख पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why the sun appears reddish early in the morning? तो सुबह सुबह देखते हो ना सन हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है। नाउ इमेजिन दिस इज द अर्थ एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, जब आप हॉरिजॉन से देखोगे, ठीक है, ये मॉर्निंग का टाइम मान लो, ठीक है, ये इवनिंग का टाइम मान लो, तो मॉर्निंग में भी जब आप सन को देखते हो या फिर इवनिंग में भी आपको सन को देखते हो तो हमें थोड़ा सा रेडिश दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट द सनराइज and at the sunset light has to travel the longer distance, है ना, longer distance travel करना पड़ता है through the atmosphere, so most blue light gets scattered away, क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ है वो तो छोटी है ना, तो जो ज्यादा लंबी वेवलेंथ की लाइट है which is of red color, तो वही हमारी आइज तक पहुंच पाती है। that is why we see sun reddish at the morning and the evening, right? Now the next question is of presbyopia. What is presbyopia? Presbyopia, it is an age-related eye defect, जिसमें जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। जो आईज में हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फोकल लेंथ, हम जो हमारे लेंस है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेसबायोपिया हो जाता है, इट इज एज रिलेटेड आई डिफेक्ट। हाउ इट इज करेक्टेड, अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द बाईफोकल लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आप यूज करते हो टू सी द इमेजेस विच आर एट डिस्टेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस is used for the reading purpose, ठीक है, यानी कि अगर आप चश्मे बनाएंगे, आपका चश्मा कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो आपका कॉनकेव होगा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कॉन्वेक्स रीडिंग के लिए होगा, तो इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ गया हमारा, थर्ड चैप्टर, फोकस ऑन द फॉर्मूलाज एंड द सर्किट प्रॉब्लम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के प्रोपोर्शनल होता है प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सर्किट डायग्राम आपको इसमें बनाने को आ सकता है, टू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली प्लॉट द वीआई ग्राफ, तो एक बार एनसीईआरटी खोल लो और इसका सर्किट डायग्राम देख लो। सर्किट डायग्राम जिसमें आप एक बैटरी बनाओगे, स्विच बनाओगे, रजिस्टर बनाओगे, एमीटर सीरीज में लगाओगे, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाओगे, और ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वी आई ग्राफ बनेगा विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो लाइन है ये हमें क्या देती है? ये हमें रेजिस्टेंस देती है, एंड ग्रेटर द स्लोप मोर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो ये और ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और हमने दे दिया ये सीरीज है, ये पैरेलल है, राइट, और एक और आपको दे दिया कि ये पैरेलल है और ये सीरीज है, विच वन इज करेक्ट? तो ऑब्वियसली बेटा आपको बोला जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो देख सकते हैं हम ये सीरीज है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो दिस वन इज द करेक्ट, क्योंकि V की रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू R ऑल्सो, है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, सीरीज की ज्यादा होती है, तो ये वाला ग्राफ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ L, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओमेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 ओमेगा इसकी रेजिस्टेंस है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रो जो है वो दोनों वायर का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसकी लेंथ है L/2 आधी हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वायर का हम ले लेते हैं पहले। फर्स्ट वायर का क्या है, R इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया, ठीक है। नाउ सेकेंड वायर का क्या है, R इज इक्वल टू रो, लेंथ है L डिवाइडेड बाय 2, एरिया है 2A, तो R कितना हो गया आपका, इट इज 1/4 रो लेंथ ओवर एरिया। तो रो लेंथ ओवर एरिया हमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो हम कर देंगे R इज इक्वल टू 1/4 रो लेंथ ओवर एरिया, ये है आपका 4, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो रेजिस्टेंस आपकी हो गई 1 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कभी तो बोलेंगे लेंथ को हाफ कर दिया, कभी बोलेंगे लेंथ को ट्वाइस कर दिया, जो भी है आप उसको पुट करिए और आंसर को निकाल लीजिए। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो यही है फैक्टर्स। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to the area and resistance is directly proportional to the temperature। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स लिख के इनको एक्सप्लेन कर देना एक एक सिंगल लाइन में, इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज ऑफ जूल्स लॉ। सो यहाँ पे आपसे मांगी गई है स्टेटमेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, रजिस्टर बोलना है नॉट कंडक्टर, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर is directly proportional to the square of current, heat produced in the resistor is directly proportional to the square of current and proportional to resistance and it is also proportional to the time। so हम लिख सकते हैं heat is equal to I square RT, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ इसकी हमसे डिराइव द फॉर्मूला भी बोला गया है। नाउ वी नो वर्क डन टू मूव द चार्ज अक्रॉस द पोटेंशियल, सपोज करो हमें एक चार्ज को V1 से V2, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आना है। सो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क ओवर चार्ज, तो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। बट वी नो करंट क्या होता है, Q ओवर टाइम, ठीक है, देयरफॉर Q क्या हो जाएगा, IT। बाय ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू IR, तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें वर्क की इक्वेशन में, वर्क की इक्वेशन क्या थी, वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q, तो V क्या है, V है IR, Q क्या है, Q है IT, ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव प्रूव्ड दैट वर्क यानी कि हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, क्योंकि वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट ओनली, ठीक है, वर्क क्या है, वर्क इज हीट ओनली, उतना ही हम काम कर सकते हैं जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट्स। नाउ देखो हमें जो डोमेस्टिक सर्किट्स यानी कि जो हमारे घर हैं इसमें हम पैरेलल अरेंजमेंट यूज करते हैं, जो हमारी बल्ब है, लाइट है, ट्यूबलाइट, फैंस, ये सारे के सारे पैरेलल अरेंजमेंट में लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, फर्स्ट है कि ईच अप्लायंस गेट द फुल वोल्टेज, जो हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई है इट इज 220 वोल्ट, तो हर अप्लायंस को फुल वोल्टेज मिलती है पहली बात, ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ वन अप्लायंस फेल्स, अगर एक अप्लायंस फेल हो जाता है, ठीक है, अदर कंटिन्यूज टू वर्क, अदर कंटिन्यू वर्किंग, राइट, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एक ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो सारे घर की ट्यूबलाइट बंद हो जाएंगी,
ठीक है। तो आपका अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो बाकी के जो हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज ईच डिवाइस कैन हैव इट्स ओन स्विच। हर किसी डिवाइस का अपना स्विच है जिससे आप उसको सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकते हो। दैट इज व्हाई पैरेलल अरेंजमेंट इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। पावर न्यूमेरिकल है ये। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर है तुम्हारी 100 वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन, वोल्टेज 2 दी गई है 110 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम आपको निकालना है। तो ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप बहुत सारे बच्चे तो कर ही पाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पावर। ठीक है, यानी कि 220 का स्क्वायर ओवर पावर 100, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर, तो इसी से हमने बना लिया आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पावर, विच इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 484 ओम्स। ठीक है। नाउ पावर न्यू निकाल लेते हैं। पावर न्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू अगेन वी स्क्वायर ओवर आर, तो v हमारा यहाँ पे है 110 का स्क्वायर, r हमने अभी अभी यहाँ पे निकाल लिया है 484, सो ये हमारा आ जाएगा 12100 ओवर 484 विच इज इक्वल टू 25 वॉट। तो ये आ गया हमारा पावर व्हेन वोल्टेज इज 110 वोल्ट। ठीक है। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा पावर का, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, पैरेलल के लिए होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सीरीज के लिए होता है, एंड पावर इज इक्वल टू वी आई भी होता है। तो ये तीन फॉर्मूला है आपके पावर के। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑफ रेजिस्टिविटी। डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी का साइन। अब ये है क्या, ये है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, characteristic property of a material measuring its resistance to the current flow। ठीक है, ये characteristics property है एक material की। it is the characteristic property of material measuring its resistance to the current flow। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, तो जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ना ओम, तो रेजिस्टिविटी होती है ओम्स मीटर। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है इसमें। हियर व्हाट इज गिवन, अ रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वॉट, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है 400 वॉट, रन्स फॉर, टाइम दिया गया है 8 आवर्स पर डे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इट फॉर हाउ मेनी डेज, डेज दिए गए हैं 30 डेज, कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है 1 यूनिट की कॉस्ट है 3 किलोवाट पर आवर। फॉर्मूला इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर यहाँ पे है 400 वॉट, 400 डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे अगर किलोवाट में हमें करना है, इनटू टाइम हमारे पास है 8 आवर्स, तो आवर्स ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेज भी साइड में ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे है 30। ठीक है, चलो आंसर आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो एनर्जी इज 4 इंटू 8 इंटू 3 इज 96 किलो वाट आवर। आपने एनर्जी यूज कर ली, लेकिन हमें निकालनी है कॉस्ट, तो जितनी भी एनर्जी निकली है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना यूनिट बोला गया, तो एक यूनिट 3 किलो वाट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 96 इंटू 3 विच इज इक्वल टू ₹288। ठीक है, ये आपकी निकल गई कॉस्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे अप्लायंस बोला है रेफ्रिजरेटर का निकालने के लिए, अगर आपको 2-3 बोले जाए तो आप सेम ऐसे ही एनर्जी निकालोगे, फिर आप टोटल एनर्जी सबकी टोटल करके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक इस तरीके का पावर का न्यूमेरिकल बहुत ही पॉपुलर है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर है। व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लैम्प्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक बल्ब की बात करें, उसमें भी ऐसे एक फिलामेंट सा लगा होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, देखो बिकॉज जो टंगस्टन है, सबसे पहले लिखोगे उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में,
उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये बर्न नहीं होता इजीली, यानी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली एट द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यही दो पॉइंट है। सो इट ग्लो without melting, it has high melting point, it do not burn or it do not oxidize even at the high temperature and starts glowing without melting। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। एक और बता देती हूँ आपको, इसके अंदर गैस पूछी जाती है, बल्ब के अंदर गैस कौन सी होती है, तो इट इज आर्गन। और आर्गन क्यों फिल करी जाती है, बिकॉज ये एक इनर्ट गैस है। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम बल्ब के अंदर आर्गन को फिल करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं हमारे चैप्टर 4 पे, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फोकस ऑन द रूल्स एंड द फील्ड लाइन और इसके जो रूल्स हैं उस पर ध्यान देना। फील्ड लाइन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसा सा होता है जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सुंदर सा डायग्राम बना दोगे। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ आ रही है। ठीक है, आप देख लो। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो प्रॉपर्टीज बना दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो कोई भी दो प्रॉपर्टी बता दीजिए। पहला आप बता सकते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, थर्ड आप बोल सकते हो, नो टू फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी दो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। दे मेक कॉन्टिन्यूस सर्कल्स, यानी कि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड, तो कॉन्टिन्यूस सर्कल्स भी बनाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। इसके बाद right hand thumb rule, state the rule and apply it to find the direction of magnetic field associated with the current carrying straight conductor। देखो right hand thumb rule यानी कि आपको अपना right hand ही लेना है। ठीक है, now start करो आप imagine से। Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand with the thumb pointing in the direction of current and the curl of finger shows the direction of the magnetic field। ठीक है, तो ये आप इसकी स्टेटमेंट याद कर लीजिए, बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कई बार पूछते हैं, सपोज करो करंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछेंगे इसमें जो पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, तो आप अपना पेन पकड़ लो हाथ में और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। तो करंट जब नीचे की साइड होता है ना, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो जाती हैं। ठीक है, और ये क्या पैटर्न है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो चैप्टर है इसमें दो ही रूल्स हैं, एक तो राइट हैंड रूल है और एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। इन्हीं से सारे आपको क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेच करो, stretch your thumb, forefinger and middle finger perpendicular to each other, then forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current and the thumb give the direction of force or motion। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होनी चाहिए, एनसीईआरटी से एज इट इज याद कर लो। ठीक है, अब इसके साथ एक और आगे है, when is the force experienced by the current carrying conductor placed in the magnetic field maximum। देखो फोर्स मैक्सिमम कब होती है, when the magnetic field is perpendicular। ठीक है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो करंट आपका इस तरीके से जा रहा है ऊपर या नीचे वॉट एवर, यानी ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे से। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होती है। और लीस्ट कब होगी, जब करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों ही एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे, तो फिर इसमें फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डोमेस्टिक सर्किट पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ द मेटालिक अप्लायंसेस। देखो जो अर्थ वायर है ना, इट कनेक्ट्स द मेटालिक बॉडी ऑफ हाई पावर अप्लायंसेस टू द अर्थ। जो भी हमारे मेटालिक बॉडी के अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया है ना, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया,
जिनकी भी मेटालिक बॉडी है, ताकि उनमें बाई चांस कलर करंट लीक ना हो जाए और हम उसको टच करें तो हमें भी लग सकता है ना। तो इसलिए हम यूज करते हैं अर्थ की वायर। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन कलर। तो इट कनेक्ट्स द मेटालिक बॉडी ऑफ द हाई पावर अप्लायंसेस टू द अर्थ, राइट। और ये नेसेसरी क्यों है? करो कि आपके जो आयरन है इसमें लाइव वायर टच कर रही है, ठीक है। तो अगर हम उस प्रेस को टच करेंगे तो वो करंट हमें लग सकता है। तो उस करंट से हमें इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाती है, बिकॉज ये जो लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करती है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करती है। तो जो भी करंट अगर बाई चांस मेटालिक बॉडी में लीक हो रहा है आपके फ्रिज में या आयरन में, तो वो उसका इलेक्ट्रिक शॉक हमें नहीं लगेगा, वो आपकी अर्थ वायर से ग्राउंड में चला जाएगा और हमें बच जाएंगे हम उस शॉक से। तो ठीक है, तो मतलब if the live wire touches the metal body, the current flows safely to the ground through the low resistance earth wire, triggering the fuse। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज ऑफ शॉर्ट सर्किट वर्सेस ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, जो शॉर्ट सर्किट है ना, इफ द लाइव वायर टच द न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर जो होती है वो आपकी रेड कलर की होती है और न्यूट्रल वायर जो होती है वो आपकी ब्लैक कलर की होती है। अगर ये आपस में जैसे ब्रेक कर गई, कई बार है ना, हमारे चार्जर्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कहीं से टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, आपस में ये दोनों वायर टच कर जाती हैं, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो नियरली जीरो हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि लाइव वायर तो 220 पे है और जो आपकी ब्लैक वाली वायर होती है, न्यूट्रल वायर, वो 0 वोल्ट पे होती है। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसकी वजह से आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बट ओवरलोडिंग क्या होती है? जब आप देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही प्लग में हम बहुत सारे अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट में लगा देते हैं, है ना, 3-4 चार्जर लगा दिए हमने एक ही सॉकेट में, तो जो टोटल करंट होता है वो एक्सीड कर जाता है, बहुत ज्यादा सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाता है और ये ओवरलोडिंग हो जाती है। इसकी वजह से भी फायर लग सकती है और हमारा सॉकेट खराब हो सकता है। तो आप इसको कैसे लिख देंगे? टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द सिंगल सॉकेट, द टोटल करंट exceeds the circuit's capacity which is the safe limit, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑफ फ्यूज। अब देखो, फ्यूज की हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्यूज है क्या? ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ये सेफ्टी डिवाइस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी वायर थिन होती है, पतली सी वायर होती है, एंड इट ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। सपोज करो कभी कभी होता है ना, करंट बहुत ज्यादा आ जाता है, तो कभी हमें ऐसा लगता है लाइट फ्लक्चुएट कभी कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है व्हेन द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है डैमेज को, फायर को, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर? तो फ्यूज को हम हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, क्योंकि देखो, जब सपोज करो करंट ज्यादा आ गया तो फ्यूज की वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज की अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें हमेशा ही अप्रोप्रिएट फ्यूज यूज करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बोलेंगे कि कौन सा फ्यूज यूज करो, तो उसमें आपको हो सकता है पावर दे दें, है ना, वोल्टेज दे दें, और बोले फ्यूज कौन सा लगाएं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको करंट कैलकुलेट करना है, यानी कि करंट I इज इक्वल टू P ओवर V। इस तरीके से आप करंट को कैलकुलेट कर लोगे। सपोज करो कि मैं बोलती हूँ करंट जो है वो आपका 2.7 एम्पियर है, तो कौन सी रेटिंग का फ्यूज यूज करोगे? तो आप देखिए यहाँ पे, क्या 1 का यूज करोगे? अगर 1 का यूज करोगे तो भाई आपका अप्लायंस तो 2.7 करंट बियर कर सकता है, तो ये तो बहुत ही कम हो जाएगा ना, ये नहीं यूज करोगे। 2 का यूज करोगे? नहीं, ये भी नहीं यूज करोगे। यू विल यूज 3 एम्पियर, क्योंकि 3 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपका अप्लायंस बच जाएगा। लेकिन अगर आप 5 एम्पियर का यूज करोगे तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो अप्लायंस को डैमेज हो सकता है। इसलिए हम नियर अबाउट थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा का जो है फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
तो दिस इज़ ऑल। इसके साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस थे सारे ही हमने कर लिए हैं और मुझे लगता है आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करके ज़रूर बताना और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना। तो चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए अच्छे टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।